हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग लेकर के आए हैं आज 16वां प्रैक्टिस सेट, जो कि सोशल स्टडीज़ से लेकर रिलेटेड है। बीपीएससी टीआरई 2 का यह 16वां प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम लोग जो प्रश्न देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और भारतीय संविधान से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं, और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1835 में, 36 में, 37 में या फिर 38 में की गई थी। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही जवाब होगा कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी की जो स्थापना की गई है वो 1837 ईस्वी में किया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी वो जमींदारों के लिए किया गया था, जमींदारों के हित की रक्षा के लिए ये 1837 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा कहाँ किया गया था। या लंदन में किया गया था, या ग्लासगो में, या फिर अरबदीन या बम्बई में। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी जो है, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आगे जब 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, तो उसके अगले साल 1886 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष भी हैं। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कि इसकी स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में लंदन में किया था। अगले सवाल है हमारे स्क्रीन पर, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। 1870 में जो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई, उसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले हैं, या महादेव गोविंद रनाडे हैं, या फिर बाल गंगाधर तिलक हैं, या इन सभी लोगों ने मिलकर के इसकी स्थापना किए थे। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है तीसरा नंबर क्वेश्चन के लिए कि जो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई, यानी जो उसके संस्थापक है वह महादेव गोविंद रनाडे जी हैं, जिनको एक और अन्य नाम से जाना जाता है। जैसे गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी, उसी प्रकार से इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से जाना जाता है। कि किस नाम से जाना जाता है? महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, याद रखेंगे हम लोग। और इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किए थे 1870 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे। गदर पार्टी की जो प्रमुख नेता हैं वो पी मित्रा हैं, या फिर हरदयाल हैं, या बाल गंगाधर तिलक है, या फिर बिपिन चंद्र पाल हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, गदर पार्टी की स्थापना लंदन में किया गया था, और इसके जो प्रमुख नेता हैं वो लाला हरदयाल हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है वो चौथा प्रश्न के लिए वो सबसे सही उत्तर है कि गदर पार्टी के प्रमुख नेता के रूप में कौन जाने जाते हैं? लाला हरदयाल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। पांचवा नंबर सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे। तो ये घटना जो है, यह घटना कब की है? तो यह घटना 1908 की है, जिसमें दो लोग प्रमुख लोग शामिल थे, और ये मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश जो है किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंकने की कोशिश की गई थी। हालांकि उसमें कैनेडी की पत्नी और उनकी बेटी मारी गई। तो उसमें कौन दो लोग प्रमुख लोग शामिल थे? ये लाला लाजपत राय और अजीत सिंह हैं, या फिर बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष हैं, या खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो है, इसमें लोगों ने ये मान करके बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश और उसकी न्यायाधीश बैठे हैं। हालांकि ये हुआ नहीं, और ये गिरफ्तार कर लिए गए खुदीराम बोस, और इन्हें आगे 1911 में फांसी की सज़ा दे दी गई। और प्रफुल्ल चाकी जो है ये अंग्रेज़ों के हाथ गिरफ्तार होने के डर से, यानी कि अंग्रेज़ों के हाथ गिरफ्तार हम न हों, इसलिए में इन्होंने स्वयं को आत्महत्या कर लिया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में
किसके द्वारा किया गया। छठा नंबर क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की जो शुरुआत है यह भारत में 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया, या फिर 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया, या 1919 ईस्वी का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के द्वारा किया गया, या 1935 का भारत सरकार अधिनियम के तहत जो है इसको शुरू किया गया है। तो छठा नंबर सवाल का सबसे जो सही जवाब है वह कौन सा है, वह है ऑप्शन नंबर बी कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के द्वारा जो है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, सांप्रदायिक क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत जो है यह किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही उत्तर है। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी है। यंग इंडिया है, या फिर केसरी है, कॉमरेड है, या अल हिलाल है। तो यंग इंडिया अगर हम सभी जानते हैं कि जो अल हिलाल है यह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा यह पत्रिका निकाली जाती थी, और आगे इन पर जब सरकार ने बैन लगाया कि इससे जो है लोगों के अंदर ये देशभक्ति की भावनाएं भर रहे थे, तो इन्होंने इस पत्रिका की जगह पर अलबलाग निकालना शुरू किया। लेकिन बाल गंगाधर तिलक जो उस वक्त साप्ताहिक पत्रिका निकाल रहे थे उसका नाम था केसरी। केसरी नाम से साप्ताहिक पत्रिका उस वक्त बाल गंगाधर तिलक का निकलता था। अगला सवाल है कि 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष के मतभेद का कारण क्या था। यानी 1907 में कांग्रेस जो है एक अधिवेशन में दो ग्रुप में बट गया था, नरम दल अलग और गर्म दल अलग। तो उदारवादी जिसको कहा जाए और एक गर्म दल को उग्रवादी दल के नाम से जो है ये किया गया। तो ये रीजन था लोकमान्य तिलक का अपमान, या फिर राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव, या बंग भंग विरोधी आंदोलन की असफलता, या बंग भंग विरोधी आंदोलन की कार्यवाही पर मतभेद। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है 8वां नंबर सवाल का वह है ऑप्शन नंबर बी कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का जो चुनाव का मसला था उसको लेकर के जो है 1907 में सूरत अधिवेशन में, कहाँ सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो अलग अलग ग्रुप में बट गया, और आगे चल के फिर 1916 के अधिवेशन में जो है कांग्रेस फिर एक हो जाती है लखनऊ समझौता में। 9वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था। यह सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश दमन के विरुद्ध में था, या फिर गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध में था, या रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध में था, या फिर कोलकाता के दंगे के विरुद्ध में था। तो 9वां नंबर सवाल का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि जब गांधी जी पुणे के यरवदा जेल में थे महाराष्ट्र में, तो उन्होंने जेल के अंदर ही आमरण अनशन किए। तो उसका रीज़न सबसे बड़ा ये था कि 1932 में ही रैमजे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत आया था, जिसके तहत जो है दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, और इसको लेकर के गांधी जी जो है आमरण अनशन शुरू किए। गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि इस प्रकार का हो, और फिर उसके बाद इस अनशन के गांधी जी के इस अनशन को तुड़वाने हेतु जो है पुणे में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ 1932 में ही। उस समझौता को पुणे पैक्ट के नाम से जानते हैं। अर्थात 9वां नंबर सवाल के लिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है कि रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध जो है महात्मा गांधी 1932 में आमरण अनशन शुरू किए थे। 10वां नंबर सवाल है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है किन किन नामों से। यह राज्य के पुनर्गठन के लिए जाना जाता है, या फिर लौह पुरुष के रूप में, और देश बंधु के रूप में। तो इसको कूट में आंसर देना है, पहला और दूसरा सही है, या पहला और तीसरा सही है, या फिर पहला दूसरा तीसरा दोनों सही है, या केवल एक सही है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो जब देश 1947 में आज़ाद हुआ तो उस वक्त 563 रियासतें थी। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो 563 छोटे छोटे रियासतें थी। तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की अहम भूमिका थी कि इन्होंने जो है भारत को एकीकृत किया। उन सारे जो राज्य रजवाड़े परिवार थे उन सबको जोड़ करके एक सुदृढ़ भारत बनाया, जिसमें जो कुछ के विरुद्ध समझौते से बात हुआ, कुछ के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी, जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद का निजाम, ये सारे जो है अलग अलग एक ग्रुप थे, उन सबको एक करने का काम किया है। इसलिए इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन देश बंधु के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं जाना जाता है, देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अर्थात 10वां नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है कि पहला और दूसरा जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए है। 11वां नंबर सवाल है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो असहयोग आंदोलन जो है ये
1920-22 तक चला। इस वक्त जो भारत के और उसी वक्त असहयोग आंदोलन जिस वक्त चल रहा था, भारत में एक और अन्य आंदोलन चल रहा था जिसको ये खिलाफत आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और खिलाफत आंदोलन की जो चल रहा था तो उसकी जो बैठक हुई खिलाफत क्या, उसमें गांधी जी अध्यक्षता किए थे। और असहयोग आंदोलन, ये दोनों आंदोलन जो है हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा भी दे रहा था और इससे जो है एक बेहतर सफलता मिल रही थी। लेकिन ये उस वक्त जो ये थे भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। लेकिन 1922 में असहयोग आंदोलन को गांधी जी स्थगित कर देते हैं, जिससे पंडित जवाहरलाल नेहरू को छोड़ करके अन्य सभी साथी जो है इस बात को लेकर के नाराज होते हैं कि ये असहयोग आंदोलन को वापस नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन गांधी जी चूँकि अहिंसा में विश्वास रखते थे और 1922 की ये घटना है चौरी चौरा कांड, जिसमें जो है उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जगह है वहाँ एक थाने में जो है बहुत सारे पुलिसकर्मियों को, ये जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, जो लोग अहिंसात्मक ढंग से, ना कि हिंसात्मक ढंग से किसी भी तरह से देश को आज़ाद कराना चाहते थे, तो उसको लेकर के गांधी जी जो है, गांधी जी का रास्ता चूँकि अहिंसा का था तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 12वां नंबर सवाल है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ कौन शामिल थे। चंपारण सत्याग्रह, भारत में लौटने के बाद महात्मा गांधी जब ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो चंपारण सत्याग्रह जो है वो इनका सबसे पहला सत्याग्रह है, जो कि 1917 में हुआ है। चंपारण सत्याग्रह हुआ कब है, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ है। और उस वक्त जो गांधी जी के बुलाने गए थे वो राजकुमार शुक्ल गए थे, क्योंकि चंपारण में 3 कठिया प्रथा लागू था, यानी हर 3 कट्ठा में से हर 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा में नील की खेती करना किसानों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था, जिससे किसानों की भूमि बंजर हो रही थी। तो इसीलिए राजकुमार शुक्ल जी के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए और ये इनका पहला सत्याग्रह यहाँ से शुरू होता है। तो गांधी जी के साथ उस वक्त जो साथ थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए हैं, और अनुग्रह नारायण सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी 12वां नंबर सवाल के लिए सबसे सही जवाब है। 13वां है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई, तो जब 1922 में गांधी जी 1922 में जो है ये ले लिया जाता है वापस। 1922 में वापस लेने के बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी से बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं इस बात को लेकर के, तो उसी के बाद जो है 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। स्वराज पार्टी के संस्थापक के रूप में जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू की अहम भूमिका रहती है और 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। 14वां नंबर सवाल है, किसने कहा कि मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ये कथन किनका है, या महात्मा गांधी का कथन है, या फिर सी राजगोपालचारी जी का कथन है, या जवाहरलाल नेहरू का कथन है, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कथन है। तो ये जो कथन है 14वां नंबर क्वेश्चन का कि मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा, यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित हुई, इसके प्रवर्तक कौन थे। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो 1784 में स्थापित हुई, इसके प्रवर्तक वारेन हेस्टिंग है, या सर विलियम जोन्स है, या जेम्स मैकिन्टॉश है, या फिर जेम्स प्रिंसेप है। तो 15वां नंबर सवाल का जो सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कि सर विलियम जोन्स जो है इसके प्रवर्तक है। अगला 16वां नंबर सवाल है कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है, यानी जो है ये वंदे मातरम जो है यह किस पुस्तक से लिया गया है, चित्रा से, या गोदान से, या डाकघर से, या फिर आनंद मठ से। तो ये जो पुस्तक ये जिस पुस्तक से वंदे मातरम को लिया गया है यह पुस्तक आनंद मठ है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आनंद मठ पुस्तक से वंदे मातरम गीत को संकलित किया गया है। 17वां नंबर सवाल है कि किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। यह मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित किया गया था, लॉर्ड डफरिन के द्वारा किया गया था, या एनी बेसेंट के द्वारा, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया था। तो ये जो बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया गया था
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से आगे बन के प्रसिद्ध हुआ है, इस वक्त जो स्थापना किए थे वो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 18वां नंबर सवाल है जो कि अब भारतीय संविधान से रिलेटेड है। तो चूंकि अब हम लोग भारतीय संविधान से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे, हम आपसे एक बार फिर से यह रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही अगर यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के बीच भी शेयर करें, ताकि सभी लोग अपनी बेहतर तैयारी कर सकें। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थान आवंटित किया गया है। तो राज्यसभा में जो कुल है वो 245 है और 245 विभिन्न राज्यों का नेतृत्व करते हैं, जिसमें 233 जो है वो राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं अप्रत्यक्ष ढंग से, यानी डायरेक्ट में जनता नहीं चुनती है, और 12 राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो है ये मनोनीत किया जाता है विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों से। तो ये राज्यसभा के लिए जो स्थान आवंटित है, कौन से राज्य में कितनी सीटें होंगी, तो ये किस अनुसूची के तहत है, तो इसका करेक्ट आंसर है कि ऑप्शन नंबर डी यानी चतुर्थ अनुसूची के तहत ये स्थान ये सुरक्षित किया गया है। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीट है, तो वह 16 सीट है। राज्यसभा सदन का अस्थायी सदन है, इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त होती है और उस पर नए ढंग से चुनाव होता है, इसलिए इसको अस्थायी सदन कहा जाता है। यानी राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। 19वां नंबर सवाल है कि किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। यह तमिलनाडु राज्य का आरक्षण विधेयक है, या कर्नाटक का, उत्तर प्रदेश का, या फिर उड़ीसा का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, यह तमिलनाडु राज्य का जो है आरक्षण विधेयक है जो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर प्रश्न है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारी के द्वारा करेंगे। तो यह किस अनुच्छेद में यह बातें कही गई है, यानी अनुच्छेद 15 में कही गई है, अनुच्छेद 51, 52, 53 या 54 में। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है 20वां नंबर सवाल का, यह अनुच्छेद 53 में यह बात कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। यह अनुच्छेद 52, 53, 63 या 76 में इस बात का प्रावधान किया गया है। तो 21वां नंबर सवाल का भी जो सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है कि अनुच्छेद 63 में जो है यह उपराष्ट्रपति के पद का सृजन किया गया है। भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसका भी कार्यकाल राष्ट्रपति की भांति 5 वर्षों के लिए होता है, उनका भी निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष ढंग से होता है। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा यानी जो संसद के ऊपरी सदन है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति का अर्थ यह है कि वो जब तक उपराष्ट्रपति के पद पर होंगे वह राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति के रूप में कार्यरत रहेंगे। 22वां नंबर सवाल है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वह प्रधानमंत्री के परामर्श पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। यह अधिकार उन्हें जो दिया गया है यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 के तहत, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सबसे सही जवाब है। अगला है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति कौन का क्या नाम है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का नाम महादेवन समिति है, या अशोक मेहता समिति है, या कोठारी समिति है, या फिर बलवंत राय मेहता समिति है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यह बलवंत राय मेहता समिति है। 24वां नंबर सवाल है कि हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया। तो हिमाचल प्रदेश को जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है 1971, 72, 75 या 76। तो यह जो दिया गया है यह 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25वां नंबर सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि भाषा के आधार पर कौन सा राज्य जो है वो सर्वप्रथम गठित हुआ है। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित किए जाने वाले राज्य कौन है। पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, या फिर पंजाब है। तो भाषा के आधार पर जो राज्य सबसे पहले गठन हुआ है
उस राज्य का नाम है ऑप्शन नंबर बी यानी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन है वो भाषा के आधार पर सबसे पहले किया गया है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान का आत्मा कहा जाता है? संविधान का आत्मा मौलिक अधिकारों को कहा जाता है, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहा जाता है, या प्रस्तावना को, या न्यायिक निरीक्षण को यह बात कहा गया है? तो 26वां नंबर सवाल के लिए जो सबसे सही उत्तर है कि संविधान का आत्मा जो कहा गया है वो भारत के संविधान की प्रस्तावना को, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सबसे सही उत्तर है। 27वां है कि यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो यह भूगोल का रिलेटेड प्रश्न है। हम लोग अब भूगोल से एक एक प्रश्नों को देखेंगे। तो हम इससे पहले एक बार फिर से आपसे यह रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ आपसे हम यह भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। सवाल है कि किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है? न्यूटन के द्वारा किया गया है, या गैलीलियो, या पानिनी, या फिर कॉपरनिकस? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा कि कॉपरनिकस ने इस बात को पुष्टि सबसे पहले किया है। 28वां नंबर सवाल है कि पृथ्वी के आकार में छोटे ग्रह कौन से हैं? पृथ्वी से जो छोटे ग्रह हैं, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है और पृथ्वी आकार के हिसाब से पाँचवां बड़ा ग्रह है। तो ये पृथ्वी से जो छोटे ग्रह हैं वो कौन कौन है? अरुण मंगल, वरुण और शुक्र, शुक्र और मंगल, या फिर वरुण और मंगल। हालांकि पृथ्वी से और भी ग्रह छोटे ग्रह हैं, लेकिन जो इसमें कूट के हिसाब से ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंगली जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी शुक्र और मंगल जो है पृथ्वी से छोटे ग्रह हैं। 29वां नंबर सवाल है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? फोबोस, डिमोस, लेडो या फिर फार्डेलिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है उसका नाम है डिमोस, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। और सबसे बड़ा ग्रह है उसका नाम है गैनीमेड। याद रखिएगा, सबसे छोटा उपग्रह कौन है? यह डिमोस है, और सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। 30वां नंबर सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। विशेष लक्षण है और ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह, और सूर्य से सबसे दूर ग्रह। तो इसको हम लोग को कूट मिलाना है 30वां नंबर सवाल के लिए। 30वां नंबर सवाल का जो है सबसे करेक्ट आंसर सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वह बुध ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह, 1 का ए। उसके बाद है सौरमंडल का ये सबसे बड़ा ग्रह जो कि नेपच्यून है, चौथा होगा। उसके बाद है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, नेपच्यून नहीं। अब तीसरा होगा सौरमंडल में सूर्य से दूर दूसरे स्थान पर ग्रह, तो बुध के बाद शुक्र है, और सूर्य के साथ सबसे दूर ग्रह जो कि नेपच्यून है। तो इस प्रकार जो सबसे सही उत्तर बनता है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी 30वां के लिए ऑप्शन नंबर डी जो है वह सबसे करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है कि हवाई जहाज प्रायः किस में उड़ते हैं? या क्षोभ मंडल में उड़ते हैं, या फिर समताप मंडल में उड़ते हैं, या मध्य मंडल में उड़ते हैं, या बाह्य मंडल में उड़ते हैं? तो 31वां नंबर सवाल का जो सबसे करेक्ट आंसर है यह ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि हवाई जहाज जो उड़ते हैं वो वायुमंडल के समताप मंडल वाले परत में, यानी ऑप्शन नंबर बी सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट है 32वां नंबर सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? वातावरण में जो सबसे ज़्यादा ओजोन का संकरण होता है यह आयन मंडल, मध्य मंडल, संताप मंडल, या फिर क्षोभ मंडल? तो 32वां नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यानी ये भी समताप मंडल में ही सबसे ज़्यादा इसका संकेंद्रीकरण होता है। 33वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि सागर तल पर वायुदाब अधिकतम होता है। दूसरा कथन है कि वायुदाब को मिलीबार में मापा जाता है। तीसरा है कि किसी भी स्थान पर वायुदाब 2 बार बढ़ता है और 2 बार घटता है। तो अगर एक एक को देखा जाए तो सागर तल पर वायुदाब अधिकतम होता है, सही है। वायुदाब को मिलीबार में मापते हैं, सही है। किसी भी स्थान पर 2 बार बढ़ता 2 बार घटता, ये भी सही है। अर्थात करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के रूप में होगा कि उपयुक्त सभी आंसर सही हैं।
34वां नंबर सवाल है कि वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर या एक्सोस्फेयर? तो ये इंग्लिश वर्ड्स है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो है स्ट्रेटोस्फेयर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और अब भी जो हम लोग 35वां नंबर क्वेश्चन पे है कि जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती है? जेट धाराएं जो है या ओजोन मंडल में पाया जाता है, या क्षोभ मंडल में, या मध्य मंडल में, या फिर आयन मंडल में? तो जेट धाराएं जो प्रायः पाई जाते हैं यह ऑप्शन नंबर बी यानी क्षोभ मंडल में जो है सबसे सही उत्तर होगा। अब इस प्रकार हम लोग आज 16वां प्रैक्टिस सेट का महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों का सेट देखे हैं। हम लोग मिलेंगे फिर अगले दिन अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चलते चलते फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपने ये वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग फ़ायदा उठाएं। मिलेंगे अगले दिन अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।